हाँ तुम क्या बता? खुद तो लिखता नहीं, उसकी कॉपी ले जाकर तो रख लेता है। तू भी लिख लिया है तो उसकी कॉपी क्यों नहीं लाया? वो मार का है, मैं बच जाऊं? पलट, पेज पलट। हाँ ग्रामर ही देख। पत्र का है? अरे किसी के बाद में लिखना था ना, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक, तो पीछे क्या लिखा है? हाँ ये औपचारिक है, एक अनौपचारिक लिखो, आगे लिखो। और हाँ हाँ पुतली से कल बता रही है। ये कौन सी कॉपी में लिखे हो तुम? हाँ ना, तू चिल्लाया मत क्या कर, तो मेरे कान में ढपली रहता, सुनाई नहीं देता, और तू चिल्लाती रहती है। अच्छा उसको कोरी रख, उसको ऐसे रखेगा साल भर? हाँ कॉलेज में कब आएगी? पहले ही बोली थी ना इसको पेयर करो, तो तुम लोग के दिमाग में तो भूसा भर जाता है। अभी जो इसमें लिखा वो उसमें लिखता तो नहीं लिखना पड़ता ना डबल। तो खड़े रहे। तो बाकी पत्र का वर्णन ही नहीं है। कहाँ है तुम्हारी ग्रामर कॉपी? कंप्लीट है? हाँ तो बैठ जाओ। क्यों बायो क्लास पे और नहीं है? अच्छा 2 मिनट मेरी क्लास में रहिए। संडे लोग का मैम नीचे आना। क्यों गाइस खड़ी हुई है? क्या है आप लोग 15 अगस्त को छुट्टी संडे करके नहीं आना चाहती हैं? चलो निकलो, चलिए। तुम भी गाना गाती हो, चलो। हाँ तुम दोनों तो स्कूल बुलवाओगे, चलिए। आ जाओ इधर, आ जाओ पहले इधर आ जाओ आप लोग। जाओ हाँ गर्ल्स आ गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। दिख रहा है आप लोग को जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता? यस मैम। वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। बोलिए ना आप लोग, कुछ वॉइस आ रही है कि नहीं? यस मैम आ रहे हैं। अटेंडेंस लगा के गायब हो गई क्या? अच्छा बाबा तुम लोग भी ऐसे करते हो। मेरा नहीं जा रहा है हमारा। वॉइस आ रही है? यस मैम। आपका माइक ऑन है, बोलिए वॉइस आ रही है कि नहीं?
नहीं तो आप Yes, क्लास ही ma'am. बंद कर दूंगी मैं ये वाला। मैम आ रही है। चलिए, आप लोग को दिख रहा है ना, जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता। ये स्टूडेंट बैठ कैसे गए? नहीं, खड़ा हो जाओ। और कौन है? हाँ, लास्ट। खड़े खड़े लिखो, तब पता चलेगा कि मैडम कुछ देती है सजा तो उसका वो भी रहता है। ठीक है, अगली बार से क्लास में खड़े रहने के लिए लिख कर लाओगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम। ठीक, जनसंचार माध्यम क्या है? वैसे खड़ा रहेगा तो तू जा उधर खड़े रह एकदम। समझा रहे। जनसंचार को जानने के लिए हमें सबसे पहले संचार के रूप को समझना होगा। किसको? संचार के रूप। मतलब संचार किस किस रूप में होता है? संचार के मूल में चर धातु है, जिसका अर्थ है विचरण करना। विचरण करना क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। यह विचरण अर्थात आना जाना मनुष्य का भी हो सकता है, किसी अन्य प्राणी का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है। पर हम जो आज संचार को पढ़ रहे हैं वो क्या है? संदेशों का है। संदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें मानव के जो संदेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना या उनको प्राप्त होना। समझ आया? संचार क्या है? आया कि नहीं आया? मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचाना। अभी आया समझ? हमारे जो संदेश हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरह से पहुंचेंगे, इस चीज को हमको संचार में बताना है। और संचार का मतलब यही होता है। ठीक, समझ आया? आया? चल बता। बता, संचार क्या? हाँ, नहीं, बात करने का माध्यम क्या? बाकी संचार क्या हो जाएंगे? सिर्फ बात के जरिए या एक दूसरे से वो करोगे क्या? बाकी साधन कहाँ चलेगा? मैं अभी क्या बोली? मानव के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। माध्यम कुछ भी हो सकता है। अब तो माध्यम बता रहा हूँ, मैं माध्यम नहीं समझा रही। मैं संदेश समझा रही हूँ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे संदेश मानवों को आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, और वो कोई भी माध्यम हो सकता है। मैं चुप रहने बोली हूँ ना? तो आप लोग कॉपी अगले क्लास में शायद कंप्लीट कर लोगे, होगा कि नहीं? हाँ, तो ये था। और इसके दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी संदेशों का आदान प्रदान होता है, और उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। मतलब मैं जैसे आपको संदेश भेज रही तो उस संदेश को आपको पढ़ना है, समझना है। यदि आप पढ़ लिया और समझ गए तो वो संप्रेषण की क्रिया हो जाएगी। समझ आया? रोटी यहाँ आके बैठो। संप्रेषण मतलब हमारी जो संदेश है उसको आप तक पहुंचना है, और वो संदेश पहुंचना ही मायने नहीं है, उसको आपको समझना भी है। और जब वो संदेश समझ आ गया आपको और आप उस संदेश का आंसर मुझे दोगे तो वो संप्रेषण की क्रिया होती है, वो संप्रेषण कहलाता है। मतलब किसी के द्वारा भेजे गए संदेश को समझना और समझ के उसका पुनः आंसर देना, उत्तर देना, वो संप्रेषण कहलाता है। समझ आया? अतः सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। अब समझ आया? या तो वो आपके जो विचार हैं
सूचनाएं, विचार और भावनाएं या तो वो लिखित हो या मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों से भी, मतलब चित्रों के द्वारा और आवाज के द्वारा भी अपने जो क्या बोलते हैं संचार है, संदेश है, उसको आप वहां तक पहुंचा रहे हो। ये सारे माध्यम संचार के अंतर्गत आएंगे। ठीक, संचार के माध्यम किसे कहते हैं? तो संचार के माध्यम, संचार एक स्वयं प्रक्रिया है। संचार जो है स्वयं में एक प्रक्रिया है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। संचार एक जगह से दूसरी जगह ही तो जाएगी। यह प्रक्रिया किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है, जैसे हमारी आवाज ध्वनि तरंगों एवं वायु तरंगों के सहारे एक दूसरे तक पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, स्पर्श संवेदन आदि भी संचार माध्यम है। अर्थात वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जो भी उपकरण या साधन है जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, वो संचार माध्यम कहलाते हैं। इसमें समाचार पत्र है, समाचार पत्र के जरिए आपको संदेश मिलता है, फिल्म है, टेलीफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, मोबाइल है, इंटरनेट है इत्यादि। ये सारे आपको संदेश आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म के माध्यम से आप यदि कोई फिल्म देख रहा है, उसके टाइटल में आपको समझना है तो आप क्या उस टॉपिक को नहीं समझोगे? वही है फिल्म। यदि आपको गांधी जी का फिल्म दिखाया जाए, आप जिस फिल्म को सोच रहे हैं वो फिल्म नहीं, वो फिल्म नहीं बोल रही हूँ मैं, गांधी जी के जीवनी के ऊपर यदि कोई फिल्म बनी है और यदि आपको उसको दिखाया जाए तो क्या आप गांधी जी के जीवन के बारे में नहीं समझोगे? यही होता है फिल्म। फिल्म अलग अलग प्रकार से रहती है। मास्क हटा दो, ऐसी आवाज नहीं आती। ठीक है, जबरदस्ती का जिसका नहीं है वो खुद ही बोल देगा ना। आप लोग क्यों परेशान है? आपका नाम आया ना, शांत बैठिए। उसको टेंशन नहीं उसका नाम आया कि नहीं आया। तो ये थे हमारे संदेश पहुंचाने के संचार माध्यम, जो मैंने अभी आपको बताया। आप बता रहा है आपको कि संचार के मूल तत्व कौन कौन से। ठीक, संचार के मूल तत्व में सबसे पहले है संचारक या स्रोत, जो संदेश देने के बारे में सोचता है, जिसको संदेश देना है। संदेश या कूटीकरण, एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। जब वो संदेश देगा तो वो उन संदेशों को अपने भाषा में एकत्रित करेगा। संदेश या कूटवाचन, और जब वो संदेश लिख लेगा उसके बाद उसे पढ़ेगा और उसको समझेगा कि क्या ये संदेश मुझे समझ आ रहा है, इसलिए कि वो जहां संदेश भेज रहा है उसे समझ आना चाहिए। लास्ट बता रहा है आपको प्राप्तकर्ता, संदेश को समझना एवं प्रतिक्रिया करना। जो प्राप्त करता है वो उस संदेश को पढ़ेगा, समझेगा और फिर उसके बाद उसका आंसर देगा। समझ आया? 4, संचार या स्रोत, संचारक या स्रोत, संदेश या कूटीकरण, संदेश या कूटवाचन या प्राप्तकर्ता, ये 4 हुए। इसके बाद आपको संचारक या स्रोत बता रहा है, वही बात यहाँ बता रहा है कि किसी संदेश को भेजने वाला जो संचारक है वो स्रोत होता है, मतलब संदेश भेजने वाला ही स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण है भाषा की स्पष्टता एवं दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। मतलब वो जो भी संदेश दिया है, मान लो चित्र के माध्यम से वो दे रहा है, सूर्य बना दिया, ठीक, पानी है,
यहाँ पे 9 बना दिया, बिठा दिया, और इसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहा है, 9 में व्यक्ति है, जा रहा है, तो या तो वो इसके पास आने के लिए कह रहा है या इसको, तो वो इस तरह से चित्र के माध्यम से कुछ भी बता। कौन बेवकूफ है जो यहाँ पे कर रहा है? हाँ, कौन है ये जो कर रहा है? कोई भी हरकत नहीं करेंगे आप, समझ आया ना? जब क्वेश्चन करो तो आंसर देते नहीं हो, और इस टाइप की हरकत में फर्स्ट है आप लोग। तो ये होता है कि जब वो कोई संदेश दे रहा है, तो मैं यदि इसे संदेश दे रही तो इसे वो संदेश समझ आना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कूटीकरण या एनकोडिंग। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड होता है। ठीक, आपने कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन के अंदर मत, मगर आप संदेश लिख रहे हैं, उस बीच में आप क्या हो गया, आप अब वो भी यहीं से ले लो। हाँ, तो नीचे नहीं जा सकते हो, थोड़ा सा चल लोगे तो बैठ। चल भाग यहाँ से। सब दे दे, नहीं है फिर भी दे दे। कूटीकरण को ही एनकोडिंग कहते हैं। इंग्लिश में एनकोडिंग है और हिंदी में कूटीकरण। कूटीकरण मतलब कोई संदेश आपको जो संदेश लिख रहा है वो उसे पढ़कर देखेगा, और यदि उसे समझ आ रहा है तो वो कूटीकरण कहलाता है, कि उसे वो संदेश समझ आ गया। यही पढ़ो 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 इसको, क्या समझ आया? हाँ, किसी का तो समझ आया ना? तो मेरा प्रश्न यहाँ पर, जो संदेश देने का माध्यम है, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, ये मैंने आपसे पूछा, आपको समझ आया ना? आप इसका आंसर मेरे को दोगे? हाँ, तो ये जो मैंने समझा और आपको समझ आया, ये कूटीकरण है। समझ आया कि जो मैं संदेश लिख रही हूँ वो मुझे ही नहीं, जिसको मैं देना चाह रही हूँ उसे भी समझ आना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया जो संदेश भेजने वाला वो करता है, तो ये कूटीकरण कहलाता है। मतलब उसने कूटीकरण करके आपको संदेश भेजा, बिना कूटीकरण के संदेश नहीं भेजा। समझ आया कूटीकरण? इसी को एनकोडिंग कहते हैं। फिर बता रहा है आपको कूटवाचन या डिकोडिंग। तुम लोग को पेपर चाहिए? आ जाओ। कूटवाचन या डिकोडिंग मतलब कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझे जो संचालक समझता है। यहाँ पर मैंने क्या डाला है, क्वेश्चन मार्क डाला है। ठीक, इससे आपको समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन है। ठीक, पढ़े आपने जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन करा है, तो इसका आंसर शायद जो संदेश भेजा उसे देना है। ये समझ आ रहा है? तो ये जो संदेश आपको समझ आया, और ये जो कूटीकरण, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसको संदेश भेजना है उसे भी समझ आएगा, इसका मैंने कूटवाचन किया। ठीक, ये होता है कूटवाचन। अब इसके बाद है प्राप्तकर्ता। यह प्राप्त संदेश का कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग होती है। जस्ट उल्टा करेगा प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग अर्थात प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। अब प्राप्तकर्ता को ये संदेश मिल गया, ठीक, उसने इसे समझ लिया कि जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। ठीक, उसे समझ आ गया है, बट मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसे समझ आया कि नहीं? मैंने कूटीकरण भी किया, कूटवाचन भी किया, तो वो क्या करेगा, इसका जो आंसर है वो मुझे लिखकर भेजेगा। ठीक,
यदि उसने इसको समझा और इसको लिखकर इसका आंसर मुझे भेजा तो ये संदेश क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा कि मैंने जो कूटीकरण, कूटवाचन और संचारक या स्रोत बनकर जो मैंने समझा था वही मेरे प्राप्तकर्ता को भी समझ आ गया। समझ आया आप लोग को? चारों स्रोत समझ आए? किसी को भी कुछ पूछना है? ये 4 स्रोत में से पहला है संचारक या स्रोत, जो आप खुद बनेंगे। जो संदेश लिख रहा है वो स्रोत या संचारक कहलाता है। ठीक। दूसरा बता रहा है आपको कूटीकरण या एनकोडिंग। आपको जो संदेश लिख रहे हो उसे भाषाबद्ध करना है। ठीक, ऐसी भाषा लिखना है कि जो प्राप्तकर्ता उसे समझ आना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कूटवाचन या डिकोडिंग। इसकी जो आपने अभी कूटीकरण किया ना उसको जस्ट उल्टा करिए, उसे अब आप प्राप्तकर्ता बनकर पढ़ोगे उस भाषा को, उस शब्द को, उस संदेश को, तो आपको वो संदेश समझ आया। यहाँ तक जो संचारक है उसका काम यहीं तक, उसका संदेश चला गया। उसके बाद प्राप्तकर्ता उस संदेश को ले रहा है, उसमें जो भी कोड है, भाषा है, जो भी चित्र चिन्ह है उसे वो समझ आ रहा है। ठीक, समझ आया और आपको आंसर मिल गया तो समझिए आपका संदेश सफल हुआ। और यदि नहीं आया तो कुछ ना कुछ उसमें कमी है, तो कमियों को नहीं देखा जाता। यहाँ पर कूटवाचन की जो प्रक्रिया है वो इसी तरह पूरी करने के बाद ही प्राप्तकर्ता को जाता है, प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करके उसका आंसर आपको रिटर्न करेगा, तो ये संदेश सफल हो जाता है। ये होता है जनसंचार माध्यम के मूल तत्व। ठीक, मूल तत्व समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो आंसर भी दे दूंगी। अब सब अब मेरे को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसको चित्र के माध्यम से भी बताया है। मैडम क्या हो गया? हाँ, मूल तत्व मतलब कि जो आप संदेश, जो जनसंचार समझा रहे हो उसके मूल तत्व क्या है, कौन सी चीजों का आपको ध्यान में रखना। जो तत्व होते हैं उसमें ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके बिना यदि आपको उसकी जानकारी नहीं तो आपका संदेश सफल नहीं होगा। ये था मूल तत्व। ये है संदेश संचार। इसमें सबसे पहले संचार करता, ठीक, समझ लीजिए पहले ये संचार करता है। ठीक, इसने संदेश लिखा, ठीक, कूट द्वारा संप्रेषण। ठीक, इसने यहाँ पर संदेश लिखा पूरा कूटीकरण करके, उसके बाद यहाँ पर इसने इसका कूटवाचन किया। कूटवाचन किया, कूटवाचन के बाद कूटवाचन तक संचारक का कार्य खत्म। इसके बाद कौन आ जाएगा? प्राप्तकर्ता। ये हो गया, ये आपका संदेश यहाँ तक था। ठीक, अब ये प्राप्तकर्ता को संदेश मिला, इसने क्या किया, यहाँ पर प्रतिक्रिया किया, मतलब इसका आंसर दिया। ठीक, आंसर दे दिया। आंसर देने के बाद ये प्रतिक्रिया कहाँ आ जाएगी? संचालक के पास। समझ आ गया? ये जो डायग्राम है आपको समझ आया? बना लोगे? ठीक, ये था आपका पूरा संचार। ठीक, कैसे आपको संदेश को भेजना है, कूट द्वारा उसका संप्रेषण करना है, कूटवाचन करना है, प्राप्तकर्ता को जाएगा, प्राप्तकर्ता आपको प्रतिक्रिया देगा, वो प्रतिक्रिया फिर किसको मिल जाएगी? संचारकर्ता। तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने जो संदेश दिया वो मेरे प्राप्तकर्ता को समझ आ गया और उसने मुझे आंसर भी दे दिया। ये था एक संचार माध्यम। यहाँ तक समझ आ गया? अब है संदेश प्रक्रिया, फीडबैक। ठीक, फीडबैक जो मैंने अभी आपको बताया कि कूटे
है कि संचारक बिना किसी बाधा के प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। यह प्रक्रिया संदेश कहलाती है। अभी मैंने यही बात बताई कि जो हम संदेश लिख रहे हैं वो प्राप्तकर्ता तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाए। ये कौन सी प्रक्रिया होगी? संदेश प्रक्रिया होगी। संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा का शोर, जो बाधा या शोर आता है उसमें उसको नॉइज़ भी कहते हैं। यह बाधा मानसिक अस्पष्टता, अनिच्छा, गलत कूटवाचन, तकनीकी खराबी, आसपास के शोर या प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण हो सकती है। मान लो हमने संदेश भेजा, बीच में ही पत्र गायब हो गया, तो ये क्या होगा? उसमें बाधा पड़ रही है, इसको नॉइज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, यदि हम ध्वनि माध्यम से संदेश दे रहे हैं, बीच में कभी कभी फोन भी साथ छोड़ देता है, तो वो क्या होता है? वो शोर में आ जाएगा, वो हट जाएगा, मतलब हमारी संदेश प्रक्रिया वहां पर क्या हो रही है? असफल हो रही है। तो इस तरह की जो रहती है ये अक्षमता के कारण हो सकती है, बट संदेश में ऐसा बहुत कम होता है, और होता भी है तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया में आ जाएगी। अब बता रहा आपको संचार के कितने प्रकार हैं, लिखिए। संचार के 6 प्रकार बताया आपको, मतलब आप संचार किस किस प्रकार से दे सकते हैं। तो सबसे पहला सांकेतिक संचार, दूसरा मौखिक संचार, तीसरा अमौखिक संचार, चौथा अंतःवैयक्तिक संचार, पांचवा समूह संचार और छठवां जन संचार। ठीक, सबसे पहले दिया सांकेतिक संचार। इसमें बता रहा है आपको कि संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। सांकेतिक का मतलब ही होता है संकेत। ठीक, सांकेतिक, तो ये क्या हो गया? संकेत। किसी भी संकेत द्वारा आप जो संदेश पहुंचाएंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? सांकेतिक संचार के। इसमें बताया जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल एवं हरी बत्ती का प्रयोग, इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरण का प्रयोग करता है। समझ आया? आप लोग ट्रेन में सिग्नल देखे होंगे, कुछ देखे हो चाहे नहीं, ट्रेन का सिग्नल देखे हो, हरी झंडी दिखती है तो क्या मतलब है? हाँ, मैं ट्रेन का सिग्नल बोल रही है, ट्रैफिक का बता रहा है। मेरे को कम सुनाई दे रहा है कि तेरे को? ट्रेन में हरी झंडी दिखेगा तो क्या मतलब होता है? गाड़ी निकलने वाली है ना, छूट जाती है। और ट्रैफिक का सिग्नल भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग सब। तो ये क्या है? ये सांकेतिक माध्यम है आपका, सांकेतिक संचार इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा बता रहा है आपको मौखिक संचार। मौखिक संचार में मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं, जैसे आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि। आप लोग आपसी बातचीत से भी संदेश पहुंचा सकते हो, टेलीफोन में भी कर रहे हो तो क्या मुख द्वारा ही तो बोल रहे हो, और भाषण देना, एक नेता जब भाषण देता है तो करता कुछ नहीं है पर बहुत कुछ हमको समझा देता। समझ आया? ये कौन सा संचार होगा? मौखिक संचार। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं, जैसे लिखित संचार, सांकेतिक संचार, चित्र फिल्म संचार। ये जो संचार होंगे किसके अंतर्गत आएंगे? अमौखिक संचार के अंतर्गत। फिर है अंतःवैयक्तिक संचार। एक व्यक्ति के स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। समझ आया? एक लेखक क्या करता है, एक कवि, क्या वो दूसरों को सुनाता थोड़ी ना, लो मेरी कविता सुनो और बताओ कहाँ गलत है? नहीं, वो पहले अपने मन में उस कविता को बनाता है, अपने से ही बातें करता है और अपने ही द्वारा कविता को लिखता है, उसके बाद ही प्रकाशित होती है ना उसकी कविता, कि वे 4 लोग को सुनाने के बाद छापता है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो मन की जो वैयक्तिक संचार होती है ये हमारा अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता है। ठीक, वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है, ऐसा संचार वैयक्तिक संचार होता है। डायरी लेखन, आत्मपरक व्यक्तिक कविताएं इत्यादि। ठीक, यदि आप किसी की जीवन परिचय लिख पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आएगा। उसने किसी को सुनाया नहीं, किसी को संदेश नहीं भेजा, वो अपने आप से अपने जीवन को लिखा है, ये अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आएगा। समूह संचार,
जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, किसी संस्था की बैठक, भाषण या जुलूस। अभी जो हम कर रहे हैं ये क्या हो गया? ये समूह संचार हो गया। मैं आपको बता रही हूँ और आप उसे समझ रहे हैं, ठीक। यदि आपसे कोई दूसरा पूछेगा तो आप उस चीज को बताओगे। तो ये होता है समूह संचार। किसी भी सभा में आप बैठे हो और कोई एक टॉपिक है जिसे वो एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी पूरी सभा उससे सुन रही है, तो वो कौन सा संचार हो जाएगा? समूह संचार। फिर है जन संचार। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। इसमें संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र विकसित हुए हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से कक्षा में पढ़ाना जनसंचार नहीं है, मतलब अभी जो मैं कर रही हूँ ये जनसंचार नहीं है, ये सिर्फ समूह संचार के अंतर्गत आएगा। किंतु दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाना जनसंचार है। और जब दूरदर्शन में पढ़ाया जाएगा किसी एक टॉपिक पर तो उसे क्या करेंगे? पूरे देश के लोग देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है? जन जन में पूरा उस पढ़ाई को दिखाया जा रहा है और जन के लोग, सारे लोग उसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये जन संचार माध्यम होता है। जो हम कर रहे हैं वो समूह संचार है और जो पूरे देश के लोग करते हैं वो क्या हो जाएगा? जन संचार। तो ये 6 रूप दिया, आपको समझ आया? आ जाइए। यस मैम। यस मैम। आपको समझ आया जनसंचार? यस मैम। जनसंचार माध्यम समझ आया आपको? लाइव क्लास? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम लोग आज यहीं तक इस चैप्टर को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। और आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज जो मैंने पढ़ाया उसका पिक सेंड कर दूंगी जिससे आप कॉपी में नोट डाउन करें। ओके? यस मैम। ओके मैम। तो क्लास को हम यहीं एंड करते हैं।